तो ये आपका जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम आज की क्लास का देखेंगे। इसमें फिर वो इनइक्वालिटी नहीं बता रहा हूँ मैं, वो पढ़ चुके हैं हम डिटेल में, है ना। तो एक तो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया कि इसका जीडीपी डिफ्लेटर का क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर, हाँ, इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट करता है। रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। रियल जीडीपी, अगर आपके पास रियल जीडीपी नहीं है तो रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है तो नॉमिनल जीडीपी में से क्या करोगे, इन्फ्लेशन का इफेक्ट माइनस कर दोगे। तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, ये बेसिक। और जीडीपी इन्फ्लेटर जो है, एक याद रखना है कि वो इन्फ्लेशन को काउंट करता है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। अभी एक बार आया हुआ है, उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए है ना कि इन्फ्लेशन क्या क्या काउंट करता है। तो सीपीआई दे दिया, डब्ल्यूपीआई दे दिया और यहाँ दे दिया जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर जनरली लगता नहीं है, क्योंकि सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, चीज़ों की प्राइस को काउंट करता है। ये होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, ये भी प्राइस को ही काउंट करता है। जीडीपी डिफ्लेटर भी वही होता है, प्राइस का इंडेक्स बनाते हैं, देखते हैं कि इस प्रोडक्ट का प्राइस कितने से बढ़ा है ना। लेकिन ये पता नहीं होता, ये इन्फ्लेशन के टॉपिक में पढ़ लेते हैं तो लगता है यही है, तो गलत हो जाता है फिर क्वेश्चन। तो याद रखना, ठीक है। चलो, अब हम आते हैं कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। कुछ नहीं है, मैंने जो बताया है उतना ही है। मैंने आपको क्या बताया है, इकोनॉमी में कितनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस हो रही है वो डिपेंड करता है आपके पास कितनी इनकम आई है। आपके पास जो इनकम आई है उतना ही वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ एजुकेशन की एक सर्विस है, होपफुली प्रोड्यूस हो रही है, तो उसमें क्या है, ये जो सर्विस प्रोड्यूस हुई इसमें क्या लगा, लैंड लगा, ये लैंड है, ठीक है, ये प्रीमाइसेस है, इसका रेंट होगा, ठीक है, इसमें लेबर है तो लेबर की वेज होगी, इसमें किसी ने कैपिटल लगाया तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, कोई एंटरप्रेन्योर है उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई वही ये सारे लोगों की इनकम है ना। तो इनकम में क्या हो जाएगा, इनकम में आ जाएगा आपका रेंट। रेंट होता है टेंजिबल चीज़ों के लिए, लैंड है। रॉयल्टी होती है इनटेंजिबल चीज़ों के लिए, जैसे ये नोट्स मिली है आपको। तो अगर इसको माने कि ये एक प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट है, तो इसकी क्या होगी, रॉयल्टी होगी। क्या होगी, रॉयल्टी होगी, है ना। ठीक, जो नोट्स की फोटोकॉपी है, पेपर की कॉस्ट है, वो रॉयल्टी में नहीं आएगा। रॉयल्टी में क्या आएगा, जो नॉलेज उसमें है, जो आप पढ़ के सीखोगे, वो उसकी रॉयल्टी होती है ना। बुक की रॉयल्टी होती है, सुना होगा आपने। उसके बाद और क्या प्रोड्यूस करते हो आप, इंटरेस्ट लगता है ना, कैपिटल का इंटरेस्ट होता है। वेज नहीं ले रहे हैं, क्यों, अभी बताता हूँ। इंटरेस्ट है और ये प्रॉफिट। अब इसके साथ हम यहाँ पे ले रहे हैं वेजेस एंड सैलरी। इसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग कॉस्ट, और इसको हम बोलते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। तो वेजेस को छोड़ के जो हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें वेजेस और सैलरी को छोड़ के जो कॉस्ट आती है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, और इसको बोलते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय का ये मतलब होता है कि इसमें सिर्फ सैलरी और वेजेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसमें सोशल सिक्योरिटी काउंट हो रही हो, है ना, जैसे पीएफ वगैरह कटता है, ये सारी चीज़ें हैं, डियरनेस अलाउंस है, जो भी मिलता है आपको, डीए, एचआरए, सारी चीज़ें। तो एम्प्लॉय के कंपनसेशन को छोड़ के जो चीज़ें बचती हैं उसको क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट। और एम्प्लॉय का कंपनसेशन ये हो गया। अब कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, मैं अपनी एग्जांपल नहीं देता, अमित सर ने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोली, ठीक है। अब अमित सर की ही ये प्रीमाइसेस है, उनकी खुद की जगह है, एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता, ये उनकी ही जगह है मान लो। तो लैंड उनका हो गया, वो खुद ही पढ़ाते हैं सारे सब्जेक्ट, तो ये लेबर भी उनका हो गया, पैसा भी उन्होंने अपना खुद का इन्वेस्ट किया है, और प्रॉफिट भी, एंटरप्रेन्योर भी वो खुद है, तो प्रॉफिट भी सारा उनका है। इसमें डिफिकल्ट क्या होता है, इसमें डिफिकल्ट होता है मेजर करना रेंट। कैसे, प्रीमाइसेस उनका है तो रेंट कैसे मेजर करोगे आप, पढ़ा वो खुद रहे हैं तो कैसे मेजर करोगे कि उनको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। आ रही है बात समझ, पैसा उन्होंने खुद का लगाया है तो कैसे मेजर करोगे कि इस पे इंटरेस्ट उनको कितना मिलना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें क्या होती है, डिफिकल्ट होती है। कब, जब सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंटरप्रेन्योर के खुद हों, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन
जो एंटरप्रेन्योर है उसका खुद का है ना, समझ में आया? जैसे सर के एग्जांपल में क्या है, सर की ही लैंड है, सर ही पढ़ा रहे हैं, सर ही पैसा लगा रहे हैं और सर ही प्रॉफिट ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें सर की खुद है, तो इसमें बोलते हैं हम क्या, सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द कॉस्ट ऑफ लैंड, लेबर, वेजेस, ठीक है ना। तो उसमें क्या करते हैं, हम ले लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होगा? जिसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन खुद का है, जहां पे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आ रही है बात समझ में? फैक्टर पेमेंट, ये सारी चीजों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? जीडीपी, टोटल इनकम मिल जाएगी ना इकोनॉमी में। सबकी इनकम कैलकुलेट कर लिया आपने, तो सबकी इनकम कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? जीडीपी, बराबर। कैसे मिलेगा? देखो, जब ये हम इनकम कैलकुलेट करते हैं तो इनकम में डेप्रिसिएशन नहीं काउंट हो रहा होता है। आ रही है बात समझ में? मतलब इनकम में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस है। क्यों? आपके पास जो पैसा आ रहा है, डिसिप्लिन इज द की, विदाउट, ठीक है, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, सबकी इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें डेप्रिसिएशन होता नहीं है। कैसे नहीं होता बताओ? जैसे ये लैंड है, अब ये लैंड की कीमत है मान लो फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये, ठीक है, रेंटल बेसिस की बात करें, खरीदने की तो बात ही नहीं कर सकते। तो रेंटल बेसिस पे इस लैंड की कीमत है 50,000 रुपये। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये घट रही है, बढ़ रही है, ये बोर्ड की कीमत घट रही है, बढ़ रही है, ये सब काउंट नहीं हो रहा। क्यों नहीं काउंट हो रहा? क्योंकि इनकम में ऑलरेडी क्या हो रहा है, इनकम कौन सा पैसा है? जो पैसा आपको वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने से मिल रहा है, बराबर है। तो उसमें डेप्रिसिएशन काउंट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप इसकी कीमत नहीं लगा रहे हो, आप जो इनकम आ रही है वो लगा रहे हो। नहीं बात समझ में आई? इनकम आपके पास जो आ रही है आप उसको काउंट कर रहे हो, आप इसकी वैल्यू काउंट कर रहे हो क्या? बोर्ड की, लैंड की नहीं काउंट कर रहे ना, आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, और इनकम में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये बोर्ड की वैल्यू कल होकर घट गई, फॉर एग्जाम्पल अभी सर ने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया, ठीक है, ये बोर्ड नया लगाया, ये बोर्ड नया लगाया, ये बोर्ड की कॉस्ट थी मान लो 50,000 रुपये, ठीक है। अब सर की जो इनकम आई फर्स्ट मंथ में XYZ इनकम है, ठीक है, X1, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी बोर्ड की, क्योंकि ये कैपिटल गुड है, वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई। लेकिन सर की जो इनकम आ रही है X2, उसमें तो ये बोर्ड की वैल्यू सेम है ना। आई बात समझ? तो ये क्या है, इसमें हम काउंट करेंगे, इसको बोलेंगे नेट इनकम, इसको बोलेंगे नेट इनकम, क्योंकि ये अभी जो भी चीज है, जैसे इसकी जो करंट वैल्यू है, बोर्ड की जो करंट वैल्यू है उसको लेके चल रहा है ये। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ऐसा समझो कि जैन में ये क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जैन, अभी सिर्फ बोर्ड की एग्जांपल लेते हैं, बोर्ड से समझ में आएगा। जैन में ये क्लास स्टार्ट हो रही है, जैन में ये बोर्ड आया है, और ये बोर्ड की कीमत है 10,000 रुपये। ये मान लो 10% से डेप्रिशिएट करता है, ठीक है, 10% से डेप्रिशिएट करता है, तो अगले महीने इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 9,900 रुपये। और मैं कौन सा मेथड फॉलो कर रहा हूँ? इनकम मेथड। मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ? इनकम मेथड से जीडीपी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मुझे जो भी इनकम आ रही है वो किससे आ रही है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन से। इसका रेंट जब, अच्छा चलो कोई चीज़ नई होती है, नई, जैसे ये मान लो देखा होगा ना आपने, बिजनेसेस होते हैं जो चीज़ों को लीज आउट करते हैं, जैसे आपको ये 2 महीने के लिए ये बोर्ड चाहिए तो आपको 2 महीने के लिए दे दिया, फिर 2 महीने बाद उठा के ले गए। तो जब वो बोर्ड नया होता है तो उसकी रेंट ज़्यादा होती है, जब वो बोर्ड पुराना हो जाता है रेंट कम हो जाती है। इसी तरह आप व्हीकल्स में देखोगे, सारी चीज़ों में है ना, रेंटल जो भी चीज़ें होती है, जितनी अच्छी कंडीशन उतना ज़्यादा उसका रेंट, है ना। तो इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन का वैल्यू माइनस हो जाता है ना। डेप्रिसिएशन क्या है? चीज़ों की बढ़ती उम्र के साथ उसके दाम का घट जाना। तो जब आप रेंट ले रहे हो, रेंट पर किसी चीज़ को, तो जैसे जैसे उसकी कीमत, वो एज हो रही है या उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, वो इनकम में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है ना। जैसे मैं ये नया बोर्ड खरीदा, मैंने 10,000 रुपये का, मैंने रेंट इसका फिक्स किया, मैं 2,000 में ये इसको लीज आउट करूंगा।
लेकिन जब ये बोर्ड थोड़ा पुराना हो गया तो अब मैं इसको 2000 में लीज आउट कर सकता हूँ क्या? नहीं ना। तो मेरी इनकम अपने आप घट गई ना इसके घटने से, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन माइनस हो गया ना। तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है तो कौन सी इनकम आती है? नेट, है ना। और ये चूंकि अपनी इकोनॉमी में ही हो रहा है, अभी मैंने बाहर की बात नहीं कही है, ये अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में ये सारा इनकम मैंने कैलकुलेट किया है, तो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। नहीं आई बात समझ में? ठीक है ना। चलो, तो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये जो इनकम आती है ये फैक्टर कॉस्ट पे आती है, क्योंकि जो टैक्सेस सब्सिडी है ये सब तो माइनस हो गया। तो ये जो इनकम आ रही है ये किस पे आ रही है? फैक्टर कॉस्ट पे। जैसे मैंने लैंड दिया तो लैंड पे जो रेंट मुझे मिला वो मेरा इनकम है। तो ये पूरा इनकम मेथड से जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो ये किस पे आएगा? हमें फैक्टर कॉस्ट पर। फिर इसके बाद चीज़ें आपको पता है, अगर मैं इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? जीडीपी हो जाएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और अगर इसमें मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्लियर है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाँ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मैं ये बता रहा हूँ कि जो अभी मैं इनकम मेरी कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं विदाउट टैक्सेस बता रहा हूँ, है ना, मेरी इनकम है। टैक्स तो मैं बाद में गवर्नमेंट में भरूंगा ना, जब मेरा टैक्स का टाइम आएगा, जब मैं आईटीआर फाइल करूंगा। तो अभी इनकम में मैं टैक्स को कैलकुलेट नहीं कर रहा। टैक्स को अगर मैं कैलकुलेट कर दूंगा, अगर मैं करूंगा यहाँ पर, मान लो मैं सारी इनकम को, वो तो आपके ऊपर है ना, आप किस तरह का वैल्यू ले रहे हो, किस तरह का डेटा ले रहे हो। अगर आप डेटा ले रहे हो कि इनकम माइनस टैक्सेस, तो फिर डायरेक्ट आपको मार्केट प्राइस पे मिलेगा। इनकम आफ्टर बिफोर टैक्सेस अगर आप ले रहे हो तो आपको फैक्टर कॉस्ट का डेटा मिलेगा। क्लियर है? आ रहा है समझ में? डिफिकल्ट तो नहीं है, सिंपल है। अगर अगर आपने वो रिवाइज किया है ना सर्कुलर फ्लो वाला डायग्राम, तो ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि सर्कुलर फ्लो में आप समझ गए हो कि किसकी इनकम, सबकी इनकम इकोनॉमी में जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, सबका एक्सपेंडिचर इकोनॉमिक में जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, सबका वैल्यू एडिशन इकोनॉमिक्स में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है। इसका ये मतलब है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन। सर्कुलर फ्लो याद है आपको? सर्कुलर फ्लो का डायग्राम याद है? ये हाउस होल्ड है, ये फर्म है, और ये गवर्नमेंट है। ठीक है, बैंक को हम फॉर्म में ही अभी इंक्लूड कर ले रहे हैं। तो हाउस होल्ड क्या करते हैं? लैंड, लेबर, ये सर्विसेज देते हैं, है ना। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हैं। इनको क्या मिलता है? फैक्टर पेमेंट मिलता है। लैंड की जगह पे रेंट मिलेगा, लेबर की जगह वेजेस मिलेंगी। ठीक है, लेकिन एक और चीज है, फर्म्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? सॉरी सॉरी, ये तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया, ये फैक्टर पेमेंट हो गया। ये फॉर्म्स ही क्या बनाती हैं? फॉर्म्स क्या प्रोड्यूस कर रही है? गुड्स एंड सर्विसेज। अमित आईएएस एकेडमी क्या प्रोड्यूस कर रही है? एजुकेशन सर्विसेज। तो ये क्या है? ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, और ये क्या करते हैं? अपना एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर्म्स को देते हैं। इसी तरह ये है, गवर्नमेंट से कनेक्टेड है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि मेरी जो इनकम है वो किस पे डिपेंड कर रही है? मेरी देखो दो इनकम है मेरी, एक तो ये इनकम है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्म की क्या इनकम है? जो एक्सपेंडिचर होता है। मतलब मेरी इनकम किस पे डिपेंड करती है? जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। इसका मतलब जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है वो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, और उसमें मैं एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ अपना। अच्छा, मेरी इनकम क्या है? जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, और क्या चाहिए? रॉ मटेरियल्स। तो ये चीजें जो प्रोड्यूस हुई, ये चीज़ें जो प्रोड्यूस हुई, इसको जो भी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, तो इसमें सबकी इनकम हो रही है ना जनरेट, आपको छोड़ के। आपको क्या मिल रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, बाकी सबकी क्या है? इनकम है। तो बाकी सबकी इनकम किस चीज़ पे डिपेंड करती है? जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ प्रोड्यूस होगी। आया समझ में? नहीं आया? जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी उसी पे तो सबकी इनकम डिपेंड करती है ना। नहीं, जो
आप लोगों ने जो स्पेंडिंग की वो किसके लिए की? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन। तो आपकी स्पेंडिंग क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। तो जितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही तो आप स्पेंड कर रहे हो, और जितना आप स्पेंड कर रहे हो उतना ही तो लोगों की इनकम है। अब इसमें ये ऐसे इसको क्या डाउट में नहीं आ जाना कि जैसे कम आपने स्पेंड किया है, आपने कम स्पेंड किया है, लेकिन यहाँ का एक्सपेंस ज़्यादा है, तो वो एक्सपेंस ज़्यादा कैसे कवर हो रहा है? कहीं से इन्वेस्टमेंट आएगा, है ना? तो सर्कुलर फ्लो कांस्टेंट रहेगा। आई बात समझ? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप 3 ही स्टूडेंट हो क्लास में और तीनों स्टूडेंट ने 10-10 हज़ार रुपये फीस दी, तो टोटल कितनी हो गई? 30,000। लेकिन उतना एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस मान लो 1 लाख का है, तो वो 70,000 कहाँ से आएगा? वो 70,000 इन्वेस्टमेंट से आएगा। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? एक फर्म के लिए तो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन किसी ने पैसा लगाया तो उसको इंटरेस्ट जाएगा ना। तो एक इनकम मेथड है कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जितना प्रोड्यूस हुआ है उतना ही लोगों की इनकम होगी। इनकम बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन। मैं 4-5 सब्जेक्ट पढ़ाने लग जाऊं सुबह से लेकर रात तक, इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन इनकम बढ़ने के साथ क्या बढ़ रहा है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना। आई बात समझ? तो जितना वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन होगा उतना ही आपका इनकम होगा, और जितना आपका गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा उतना ही आप स्पेंड कर पाओगे इकोनॉमी में। फॉर एग्जांपल, अब भाई आपको 4 किताबें चाहिए, है ना? 4 किताबें चाहिए, मार्केट में है ही नहीं, तो आपका एक्सपेंडिचर कहाँ हुआ? आपका एक्सपेंडिचर कब होगा? जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन है तब ना। कोविड में लॉकडाउन आ गया, आपको कपड़े खरीदने, आप नहीं खरीद पा रहे हो, नहीं खरीद पा रहे हो तो स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, स्पेंड नहीं है तो फिर प्रोडक्शन भी तो नहीं है ना। आ रही है बात समझ? तो ये किस पे डिपेंड करेगा? एक्सपेंडिचर, है ना। और एक वैल्यू एडिशन वाली एग्जांपल दी थी मैंने आपको टी सेलर की, कि ये टी सेलर है, इसने अपनी टी कितने में बेची? 100 रुपीज़ में, ठीक है। और इसने मिल्क कितने का खरीदा था? 20 रुपीज़ का। और इसने शुगर कितने की खरीदी? 10 रुपीज़ की। तो 30 रुपीज़ तो इसने क्या किया? रॉ मटेरियल खरीदा था। तो इसने वैल्यू एडिशन कितना किया? 100 रुपीज़ का वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, वैल्यू ऑफ गुड नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि इसका फाइनल गुड कितने का है? 100 रुपीज़ का, और इसका इनपुट कॉस्ट कितना है? 30 रुपीज़। तो मतलब इसने वैल्यू एडिशन कितना किया? 70 रुपीज़। 70 रुपीज़ इसने अगर वैल्यू एडिशन किया है, इसका मतलब है कि इसका चाय वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी में कितना हुआ? 70 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का नहीं है। क्यों 100 रुपीज़ का नहीं है? क्योंकि 20 और 30 तो इसने लिया है, इनपुट है इसका, ये किसी और ने प्रोड्यूस किया है ना। तो वैल्यू एडिशन जितने हैं इकोनॉमी में, अगर सारे लोगों का आप वैल्यू एडिशन सिर्फ ऐड करोगे, सिर्फ क्या ऐड करोगे? वैल्यू एडिशन ऐड करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे ये बोर्ड खरीदा गया है ना, ये बोर्ड खरीदा गया है ना, तो वैल्यू एडिशन में ये बोर्ड की कॉस्ट को आप नहीं काउंट करोगे। क्यों नहीं काउंट करोगे? क्योंकि ये बोर्ड एज एन इनपुट आया है, और आपने प्रोडक्शन जो सर्विसेज की है उसमें बोर्ड इंक्लूडेड नहीं है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि इतनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की, एग्जांपल 1 लाख अमाउंट, 1 लाख रुपीस, ठीक है, 1 लाख रुपीस की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उसमें इसको नहीं काउंट कर सकते। क्यों? हाँ, इसका माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अगर मैं अपने प्रोडक्शन में इसकी कॉस्ट भी इंक्लूड करूँ, कैमरे की कॉस्ट इंक्लूड करूँ, पेन की कॉस्ट इंक्लूड करूँ, ये बेंचेस की कॉस्ट इंक्लूड करूँ, तो मैं डबल काउंट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये किसी ने ऑलरेडी प्रोड्यूस किया हुआ है और वो काउंट हो चुका है। ये ऑलरेडी किसी ने प्रोड्यूस किया है, वो काउंट हो चुका है, ये सारी चीजें काउंट हो चुकी हैं। अगर मैं अपने प्रोडक्शन में भी इसको काउंट करूंगा तो ये क्या है? डबल काउंटिंग। उसको अवॉइड करना है, ठीक है। जिस तरह इंटरमीडिएट गुड्स नहीं काउंट करते हैं उसी तरह। तो ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ये 3 मेथड हो गए, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे कितना आपने स्पेंड किया है इकोनॉमी में? तो ये क्लियर है, पहला वाला इनकम मेथड क्लियर है। देखो, एक्सपेंडिचर मेथड कुछ नहीं है। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? एक हाउस होल्ड्स करेंगे, फॉर्म्स करेंगे, गवर्नमेंट करेगी, ठीक है ना, ये सारे लोग जो स्पेंड कर रहे हैं। और एक जो हमने छोड़ दिया था उस दिन ना, वो क्या है? एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। एक है एक्सटर्नल सेक्टर। आप किस पे स्पेंड करोगे? कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज पे, है ना। तो आपकी इनकम को, आपके एक्सपेंडिचर को, ये एक्सपेंडिचर मेथड, आपके एक्सपेंडिचर को हम क्या लिखते हैं? सी।
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करोगे ना। फॉर्म्स क्या करेगी, फॉर्म्स पैसा किस में, फॉर्म्स अपने ही इसमें इन्वेस्ट करेगी ना, बिजनेस में, फॉर्म अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट करेगी पैसा, तो फॉर्म्स के एक्सपेंडिचर को हम लिखते हैं आई, ठीक है, इन्वेस्ट कर रही है फॉर्म्स अपने बिजनेस में। और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को सिंपली जी लिख दो। एक्सटर्नल सेक्टर की बात करते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर में दो चीजें हैं। एक्सटर्नल सेक्टर में अगर आप कुछ भेज रहे हो तो वो है एक्सपोर्ट, एक्सटर्नल सेक्टर से आप कुछ खरीद रहे हो तो वो है इंपोर्ट। चलो एक चीज समझते हैं, एक्सपोर्ट कोई चीज कर रहे हो, प्रोडक्शन कहाँ हुई है, आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में, आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन हुआ है उसका, तो जीडीपी क्या है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। जीडीपी क्या है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। जो चीज आपने एक्सपोर्ट की वो आपके यहाँ प्रोड्यूस हुई है या नहीं हुई है, तो आपको उसको काउंट करना है या नहीं करना है ना, तो एक्सपोर्ट को काउंट करना है। अच्छा, इंपोर्ट पे आते हैं। इंपोर्ट कहाँ प्रोड्यूस हुआ, आपकी टेरिटरी में हुआ है, नहीं हुआ है। जीडीपी क्या कहता है, आपकी टेरिटरी में जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, तो इंपोर्ट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसी को बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट, सब्सिडी टैक्सेस में से सब्सिडी निकाल दी, वो हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट निकाल दिया, वो हो गया नेट एक्सपोर्ट। आई बात समझ, इसी को या तो आप NX लिख लो, है ना, नेट एक्सपोर्ट्स, या फिर X माइनस M पूरा लिखो। M इंपोर्ट है, X एक्सपोर्ट है, सब चीजों को ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा, जीडीपी मिल जाएगा। ये पूरा एक्सपेंडिचर ना, एक्सपेंडिचर आप किस रेट पे करते हो, जो चीजों की प्राइस मार्केट में अवेलेबल है, कि जो चीजों की प्राइस फैक्ट्री में है वो उस पर तो नहीं स्पेंड करते ना, उस पर टैक्स लग गया या सब्सिडी मिल गई, तो किस पे मिलेगा आपको जीडीपी, मार्केट प्राइस पे। हम क्या कर रहे हैं यहाँ, सिर्फ अपनी इकोनॉमी का देख रहे हैं ना, अपनी इकोनॉमी का देख रहे हैं, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट देख रहे हैं। और अगर डेप्रिसिएशन को काउंट कर रखा है तो ग्रॉस है, नहीं काउंट किया तो नेट है, ठीक। तो चीज़ों की वैल्यू कैसे काउंट की है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। आई बात समझ, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस ही मिलेगा तीनों चीज़ों में आपको, है ना। इनकम में अगर डेप्रिसिएशन चूंकि पहले से ही वो माइनस हो जाता है तो वो नेट इनकम होती है, आप अगर उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे ग्रॉस इनकम हो जाएगी। फैक्टर कॉस्ट पे इनकम होती है, अगर हम उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देंगे तो जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस मिल गया। इसी तरह एक्सपेंडिचर मेथड में क्या हुआ, सारी चीज़ें आपने पहले स्पेंड की है मार्केट रेट पे, तो वो जो जीडीपी आएगा वो तो मार्केट रेट पे ही आएगा, मतलब मार्केट प्राइस पे, है ना। स्पेंड, अभी जैसे ये पेन खरीद के लाया मैंने, तो मैंने 15 रुपये का खरीदा, तो मान लो इसकी कॉस्ट 11 रुपये है, लेकिन 4 रुपये टैक्स है इस पर, तो मैंने स्पेंड कितना किया, मार्केट प्राइस स्पेंड किया ना, फैक्टर कॉस्ट तो नहीं किया ना। तो जीडीपी एक्सपेंडिचर मेथड में क्या मिलेगी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्लियर है, चलो गुड। फिर वो तो आप समझ गए ना, वैल्यू एडिशन मेथड क्या करेंगे, सब जिन्होंने जितना वैल्यू एडिशन किया है पूरे इकोनॉमी में सबका समेशन, ये समेशन की साइन है ना, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस ऐसे सबको एडिशन करते हैं तो उसी को बोलते हैं समेशन। तो ये समेशन की साइन है, इसमें टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड अगर आप काउंट करोगे तो यही आपको क्या दे देगा, जीडीपी, ठीक है। ये मार्केट प्राइस पे है तो ये भी मार्केट प्राइस पे होगा। कुछ डाउट है इसमें, तीनों मेथड में कुछ डाउट है, नहीं ना, क्लियर है, चलो बढ़िया। अब एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इजी है, कैलकुलेशन इजी है, क्वेश्चन वो नहीं आता है आपको, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आता नहीं है। अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना। क्या है नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जनरली क्या होता है, जी का क्या मतलब है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड हो गया ना। अगर डेप्रिसिएशन आप माइनस कर दोगे तो वो नेट हो जाएगा, है ना। ये चीज़ की कॉस्ट 10,000 है, मैं पूरी 10,000 ले रहा हूँ तो ग्रॉस है। अगर मैं इसमें जो भी वैल्यू इसकी डेप्रिशिएट हो चुकी है अब तक, अगर वो ले रहा हूँ तो फिर नेट है, ठीक है। तो अब क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एक चीज़ का ही फ़र्क है, और वो चीज़ क्या है, नेशनल और डोमेस्टिक, इन चीज़ों में एक ही चीज़ का फ़र्क है, मैं बताता हूँ क्या। फॉर एग्जाम्पल इनकम की बात करते हैं हम, ठीक है, इनकम की। समझो ऐसा कि अपनी ये क्लास जो है वो न्यूयॉर्क में हो रही है अभी, ठीक है, तो हम गए वहाँ 10 दिन की क्लास करने, ठीक है, 10 दिन वहाँ पढ़ेंगे जाके न्यूयॉर्क में, और हमने कुछ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की। वो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसने प्रोड्यूस की? इंडियंस ने की, इंडियंस ने की ना। अगर आप ये देखना चाह रहे हो कि आपकी टेरिटरी में कितना प्रोड्यूस हुआ है, वो नहीं, आपके लोगों ने कितना प्रोड्यूस किया है वो। जैसे चाइना की एग्जांपल लेते हैं, भाई दुनिया का सारा प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है? चाइना में, तो चाइना का जीडीपी तो बढ़ेगा ही, लेकिन क्या वो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चाइनीज पीपल ही प्रोड्यूस कर रहे हैं? नहीं है ऐसा। आपको तो अब तो वहाँ इंडियन होटल भी मिल जाएगी, है ना, इतने इंडियंस पहुँच गए। तो इसका ये मतलब है कि जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती है, वो जरूरी नहीं है कि उसी इकोनॉमी के लोगों ने की हो। नहीं समझ में आया? थोड़ा नेशनलिस्टिक आइडिया लाते हैं हम अपने दिमाग में कि हमारे लोगों ने कितना प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो वो होता है, हम इसमें सिटीजन नहीं काउंट करते, हम इसमें काउंट करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स। क्या काउंट करते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट्स। और नॉर्मल रेजिडेंट वो है, कौन है? कौन? जो यहाँ रह रहा है ना, जो यहाँ रह रहा है, यहाँ खर्च कर रहा है, वो यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट हो गया, ठीक है। तो यही, इससे क्या मिलेगा आपको? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखो डेफिनेशन देखो, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनेंस एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। मतलब अब हम बात ये नहीं कर रहे कि किस टेरिटरी में प्रोड्यूस हुआ है, हम क्या बात कर रहे हैं, कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने प्रोड्यूस किया है इसको, ठीक है। तो अब वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी। देख लो कहीं भी वो वर्ड नहीं लिखा हुआ है डोमेस्टिक टेरिटरी, कहीं नहीं लिखा है ना। और नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं? इंडिविजुअल्स हु लिव इन अ कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर and whose center of economic interest is in that particular country. रेजिडेंट्स की डेफिनेशन अलग अलग है, रेजिडेंट्स की डेफिनेशन अलग अलग है। फॉर एग्जांपल टैक्स के लिए रेजिडेंट्स, अगर आप 180 दिन से ज़्यादा इंडिया में हो तो आपको, आपके ऊपर इंडिया के टैक्स स्लैब्स काउंट होंगे, नहीं 180 से कम दिन के लिए हो तो नहीं काउंट होंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट अलग रेजिडेंट्स की डेफिनेशन बताता है। सिटीजनशिप एक्ट पढ़ा ना आपने, पूरा सिटीजनशिप पढ़ लिया ना, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है सिटीजनशिप, तो उसमें पढ़ा होगा ना, सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी कि आधार कार्ड के लिए कब कब रेजिडेंट्स काउंट होते हो, किस चीज़ के लिए कब काउंट होते हो, है ना। आई बात समझ? नॉर्मल रेजिडेंट्स, नॉर्मल रेजिडेंट्स वो लोग हैं जो 1 साल से ज़्यादा दिन के लिए रह रहे हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब समझते हो ना, स्पेंडिंग, सिर्फ डेली स्पेंडिंग नहीं, स्पेंडिंग जैसे आप कोई चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो, वो यहीं कर रहे हो, ठीक है, अपना जो भी आपकी चीज़ें हैं वो यहाँ हो रही है, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ है आपका। तो जीएनपी में क्या काउंट कर रहे हैं हम? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या काउंट कर रहे हैं कि जो चीज़ें हमारे लोगों ने प्रोड्यूस की। अब हमारे लोग क्या सिर्फ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कर रहे हैं? नहीं, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर भी कर रहे हैं। तो जो लोग बाहर प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको भी हम काउंट करेंगे, काउंट करेंगे ना, नेशनल, हमारे नेशनल का देख रहे हैं। अच्छा, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉरेन नेशनल्स भी कर रहे हैं, तो उनको माइनस करना पड़ेगा। बस हो गया, खेल खत्म। इसी को बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? हमारे लोगों ने जो बाहर प्रोड्यूस किया उसको काउंट कर लो, ठीक है, और जो बाहर के लोगों ने हमारे यहाँ किया उसको सब्सट्रैक्ट कर लो, मान लो फॉरेन सब्सट्रैक्ट कर दिया, यही हो गया है क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई बात समझ में? तो वो एक डॉट में बॉक्स दिख रहा है, फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर, अब मैंने आपको जो एग्जांपल दी ये इनकम वाली दी। ऐसा भी हो सकता है ना, मेरी ज़मीन है न्यूयॉर्क में, मैंने वो ज़मीन किसी कंपनी को दे रखी है, मुझे नेट हमेशा रेंट आ रहा है उसका, तो ये क्या हो गया? रेंट हो गया। हाँ हाँ, वो फैक्टर एक इनकम ही है ना, तो ये रेंट आ गया, मैंने पैसा लगाया है कंपनी में, मुझे उसका रिटर्न आ रहा है, तो वो भी एक इनकम है। तो ये सारी चीज़ें, तो नेट फैक्टर इनकम इसलिए बोल रहे हैं कि सारी चीज़ों को काउंट कर रहे हैं जो जो आपने लीज आउट की हुई होंगी।
मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, है ना, जैसे अभी बहुत सारे लोग चेक के लिए काम करते हैं ऐसे, तो समझ गए आप। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या बेटर है आपके हिसाब से? अच्छा, ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछता हूँ, अगली स्लाइड दिखा के पूछता हूँ। ये तो समझ गए आप, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्लियर हो गया। जो नेशनल्स ने प्रोड्यूस किया है, नेशनल्स हम यहाँ पे सिटीजन्स नहीं ले रहे हैं, ठीक है, जो 1 साल से ज़्यादा हमारे यहाँ रहते हैं और जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे यहाँ का है ना, यही है ना। एनआरआई अलग होता है, ठीक है ना, पता है ना, एनआरआई अलग होता है, 6 महीने से ज़्यादा रहोगे तो एनआरआई हो गए। टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस और अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं हमारे यहाँ और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे यहाँ है। जैसे मान लो कौन है इंडिया टीम का कैप्टन अभी? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा गए, ऑस्ट्रेलिया में गए और उन्होंने बहुत छक्के चौके लगाए और उनको मिला मैन ऑफ द मैच। वो मैन ऑफ द मैच का पैसा प्रोड्यूस कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन इनकम किसकी है? इंडियन की। तो इंडिया के जीएनपी में वो पैसा काउंट होगा, लेकिन इंडिया के जीडीपी में वो पैसा काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो बाहर की चीज़ है, वहाँ प्रोड्यूस हुई। जो यहाँ प्रोड्यूस हुई वो यहाँ काउंट होगी, जो बाहर प्रोड्यूस हुई वो बाहर काउंट होगी। नेशनल प्रोडक्ट समझ में आ रहा है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट? नेशनल प्रोडक्ट हमारे इंसान ने किया तो वो नेशनल प्रोडक्ट हमारा है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी करे, मार्स पे भी जाके करेगा तो। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सिर्फ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए, ठीक है? ठीक, बहुत अच्छी एग्जांपल्स नहीं लेकिन समझ गए होगे आप। तो इसमें आपको मिलेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और ये तो समझ गए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA क्या है? जो बाहर से इनकम आ रही है और जो यहाँ से इनकम बाहर जा रही है उसको माइनस कर दिया, ठीक है? प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं समझ रहे हो ना, बस, ठीक है। तो आपके पास अगर नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कॉस्ट है, क्या है? अरे वही स्लाइड है, अभी चेंज नहीं की है मैंने, वही स्लाइड है। अगर नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है आपके पास, मतलब मेरे पास देखो इतना क्यों, जीडीपी है और एक जीएनपी है, ठीक है? दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है? NFIA का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये वाली जो यहाँ से जा रही है, मतलब फैक्टर इनकम आउटगोइंग, फैक्टर इनकम इनकमिंग, यही है ना। तो अगर मेरे पास ये है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, तो मैं इसमें से ये माइनस करूंगा, मुझे जीडीपी मिलेगा, और प्लस करूंगा तो जीएनपी मिलेगा, बस यही है, ठीक है? तो एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर मेरे पास है, मैं उसमें NFIA ऐड कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है? NNP एट फैक्टर कॉस्ट। डी और एन में फर्क समझना है आपको, जीडीपी, जीएनपी, ठीक है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में मैं नेट फैक्टर इनकम को अगर क्या करूंगा, जो बाहर से आ रहा है वो मुझे ऐड करना है, जो बाहर से आ रहा है वो मुझे क्या करना है? ऐड करना है, और जो यहाँ से जा रहा है वो मुझे क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है? तो फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, इसको मैं मुझे प्लस करना है, और जो यहाँ से जा रहा है उसको माइनस करना है, ठीक है? तो ये हो गया मेरा जीडीपी और जीएनपी का कॉन्सेप्ट। अब अगली स्लाइड पे आ जाना। ये है आपका सारे इंडिकेटर्स नेशनल इनकम के, ठीक है? ये सारे इंडिकेटर्स हैं नेशनल इनकम के। इसमें हाँ, ये जो नीचे नोट लिखी थी ना पिछले पेज पे, वो देख लेना एक बार। 2015 ऑनवर्ड्स इंडिया एक्सप्रेसेस इट्स नेशनल इनकम बाय यूजिंग NNP एट मार्केट प्राइस, उसको अंडरलाइन कर लेना, NNP एट मार्केट प्राइस को अंडरलाइन कर लेना, कि अब आपका मेन नेशनल इनकम पूछेंगे तो वो क्या है? NNP एट मार्केट प्राइस, अगर आपका मेन पूछेंगे। लेकिन फिर आप मुझे एक चीज़ बताओ ना, आप मुझे एक चीज़ ये बताओ कि फिर तो आपने कभी सुना ही नहीं था जीएनपी, NNP, ये सब तो सुना ही नहीं था, आप तो एक ही चीज़ सुनते आ रहे हो हमेशा, जीडीपी। तो जब आपकी रियल इनकम NNP एट मार्केट प्राइस है, इंडिया एक्सप्रेस करता है अपनी नेशनल इनकम को एज NNP एट मार्केट प्राइस, तो फिर जीडीपी इतना डोमिनेंट क्यों है? बात तो NNP की होनी चाहिए। भाई इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है, हमारी नेशनल इनकम क्या है? NNP एट मार्केट प्राइस। हमारी नेशनल इनकम क्या है? NNP एट मार्केट प्राइस। लेकिन आप कौन सी जीडीपी को कैलकुलेट करते हो? जब भी आप जीडीपी की बात करते हो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस की बात करते हो। लेकिन रियल नेशनल इनकम क्या है आपकी? एक्चुअल नेशनल इनकम क्या है? NNP एट मार्केट प्राइस। फिर ऐसा क्यों है
भाई रियल जो है उसी की बात होनी चाहिए, अखबार में वही चीजें आनी चाहिए, वही चीजें काउंट होनी चाहिए, नहीं है ना? फिर क्यों बात करते नहीं है उसकी? सबसे बड़ा देखो लूप होल जीडीपी, मतलब आप ग्रॉस वैल्यू काउंट कर रहे हो, मतलब जो चीजों के दाम घट चुके हैं उसको घटा नहीं रहे हो। ये बोर्ड 10,000 का लाए थे तो 10,000 ही काउंट कर रहे हो, जबकि ये बोर्ड का दाम घट चुका है। ग्रॉस मतलब क्या? डेप्रिसिएशन एडेड है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू सब्ट्रैक्ट नहीं की आपने, तो क्यों ऐसा? डिफिकल्ट टू मेजर, डिफिकल्ट टू मेजर मतलब ये है कि ये बोर्ड मैंने 10,000 का लाया, आप खरीदना चाह रहे हो तो आप इसकी कीमत 5,000 लगाओगे 2 महीने बाद, लेकिन मैं लगाऊंगा 9,000, एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी डेप्रिसिएशन की? नहीं मिलेगी, तो इसलिए नहीं काउंट करते हैं। आई बात समझ? हाँ, डिफिकल्ट टू मेजर है। एक फैक्चुअल डेटा मिलेगा ही नहीं ना आपको, जो भी डेटा होगा वो डिबेटेड होगा। आप बोलोगे इतना डेप्रिशिएट हो गया, कोई और एस्टिमेट करेगा वो बोलेगा नहीं इतना डेप्रिशिएट नहीं हुआ है, 10% से डेप्रिशिएट हुआ है, आप बोलोगे 30% से डेप्रिशिएट हो गया। आ रही है बात समझ? नहीं आई? थोड़ा थोड़ा समझना। देखो ग्रॉस और नेट में क्या फर्क है डेप्रिसिएशन का? अब आपने एक मोबाइल फोन खरीदा 10,000 रुपये, आपने कहा मुझे ये बेचना है, एक साल बाद आपने कहा कि देखो कंडीशन अच्छी है इसकी, ये मैं 8,000 में बेचूंगा। मैंने कहा एक साल हो गया है, ये 5,000 इसकी कीमत है, तो इसकी क्या कीमत है? ये कोई फैक्चुअल डेटा है इसका? नहीं है। तो इसका मतलब है हर किसी के लिए जो भी एस्टिमेट करेगा जीडीपी का, अगर वो डेप्रिसिएशन काउंट कर रहा है तो डेप्रिसिएशन का डेटा अलग अलग होगा सबका। डेप्रिसिएशन का डेटा अलग अलग होगा मतलब कोई, फिर हम एक फैक्ट पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, कोई एक फिगर पहुंच ही नहीं पाएंगे। इंडिया की जीडीपी 3.3 ट्रिलियन डॉलर है, आपको मैंने बोला एनडीपी कैलकुलेट करो, तो कोई कैलकुलेट कर रहा है 3 ट्रिलियन डॉलर, तीन मतलब मान लो 0.3 जो ट्रिलियन डॉलर है वो, किसी ने बोला कि वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, किसी ने बोला नहीं 1 ट्रिलियन डॉलर डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, इंडिया की एक्चुअल जीडीपी तो सिर्फ 2.3 ट्रिलियन डॉलर है। नहीं आई समझ में बात? डेप्रिशिएटेड वैल्यू सबके लिए अलग अलग है, तो फिर हम इसलिए उसको चर्चा में नहीं ला रहे। आई बात समझ? हाँ, हाँ, क्यों करते हैं वो समझ गए ना? दूसरी चीज पे आते हैं। तो हम तो बोल रहे हैं कि नेशनल प्रोडक्ट हमारे लोगों ने प्रोड्यूस किया है ना, नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तो चाइनीज भी यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो भी काउंट कर ले रहे हो आप, है ना? अमेरिकन प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में, वो भी काउंट कर रहे हो आप। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्चुअल प्रोडक्शन तो है नहीं, तो क्यों फिर हमें बात करनी चाहिए नेशनल प्रोडक्ट की ना, हम जीडीपी की क्यों बात करते हैं? हमें बात तो करनी चाहिए नेशनल प्रोडक्ट की, कि इंडिया का नेशनल प्रोडक्ट इतना है, इंडिया का नेशनल प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए, तभी तो इंडियंस की तरक्की होगी ना। ऐसा लगता है आपको? नहीं है ऐसा? ऐसा क्यों नहीं है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक यूएस की फर्म है, ठीक है, कुछ भी नाम रख देते हैं, क्या नाम रखते हैं? हाँ, यूएस की कोई कंपनी होगी ना, नाम बताओ। मान लो एक एक्टिव पिक्सल एक कंपनी, ठीक है, यूएस की एक कंपनी है एक्टिव पिक्सल, इसका काम है शॉपिंग मॉल बनाना। क्या काम है? शॉपिंग मॉल्स बनाना इसका काम है। ये कंट्री इंडिया में आई, ठीक है, ये कंपनी इंडिया में आई और इसने इंडिया में 10 शॉपिंग मॉल बनाए। ठीक है, कंपनी कहाँ की है? यूएस की। शॉपिंग मॉल कहाँ बनाया? इंडिया में। सारा प्रॉफिट कहाँ जाने वाला है? यूएस वापस, है ना, जहाँ उसकी कंपनी है सारा प्रॉफिट वहाँ चला गया। तो इंडिया में क्या बचा? इंडिया में बचा ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना, इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है ना, यहाँ से लोग, यहाँ जाके लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कहाँ हो रही है? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो कंपनी आई, बनाई और चले गई प्रॉफिट लेकर,
लेकिन हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, उस पर आगे इकोनॉमी रन कर रही है। बस हो गया खत्म। क्रिस गेल आए, इंडिया में क्रिकेट खेला, सारा पैसा लेके चले गए वेस्ट इंडीज, लेकिन इंडिया में क्या हुआ? ऑडियंस आई, ऑडियंस ने स्पेंडिंग की स्टेडियम में, जो ग्राउंड वर्कर्स थे उन्होंने काम किया, उनको सैलरी मिली, तो इकोनॉमी में तो इंडिया के डेवलपमेंट हुआ ना। आई बात समझ? नहीं समझ में आया तो इसलिए बात करते हैं किसकी? जीडीपी की। आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या हो रहा है उसका एक कंटीजियस अफेक्ट होता है ना, मतलब उससे चीज़ें बहुत सारी कनेक्टेड हैं, लोगों की एम्प्लॉयमेंट, लोगों की इनकम, लोगों का एक्सपेंडिचर, सरकार का टैक्स, ठीक है भाई, कंपनी आई तो उसने जो भी काम किया, लेकिन सरकार ने टैक्स तो लगा ही दिया ना उस पर। आगे बात समझ? तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे कि आप रियल मेजर तो नेशनल प्रोडक्ट होना चाहिए, नेट होना चाहिए, क्यों ग्रॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना? ये सारे डाउट्स आ सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब आप देखो चार्ट, चार्ट में टोटल कितने हैं? 12 इंडिकेटर्स हैं नेशनल इनकम के। कितने इंडिकेटर्स हैं? 12 इंडिकेटर्स। अब ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो ये लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो ये कुछ भी नहीं है। जैसे रियल और नॉमिनल में क्या फर्क है? रियल और नॉमिनल में क्या फर्क है? इन्फ्लेशन का। रियल और नेशनल में क्या क्या फर्क है? इन्फ्लेशन का। रियल और नॉमिनल में, सॉरी, रियल और नॉमिनल में इन्फ्लेशन का फर्क है। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या फर्क है? हाँ, टैक्स और सब्सिडी, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोल सकते हैं इसको, है ना? ये क्या होते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस इनडायरेक्ट सब्सिडीज, ठीक है। अब मुझे एक और चीज़ बताओ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA का, है ना? और क्या है? बस हो गया। तो रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, रियल जीडीपी एट मार्केट प्राइस, रियल जीडीपी, रियल जीएनपी, नॉमिनल जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नॉमिनल जीडीपी एट मार्केट प्राइस, नॉर्मल एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नॉर्मल एनएनपी एट मार्केट प्राइस, नॉमिनल और रियल, ठीक है। इसके बाद एक है ग्रॉस और एक है नेट, ठीक है। ग्रॉस और नेट, ग्रॉस एक वैल्यू होती है जिसमें डेप्रिशिएटेड वैल्यू काउंट नहीं होती है, चीज़ों की एक्चुअल वैल्यू काउंट होती है। ये क्या है? डेप्रिशिएटेड वैल्यू भी काउंट करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। आई बात समझ? नहीं आई? आ गया समझ? क्लियर? 12 इंडिकेटर्स देख लो, बताओ मुझे कौन सा इंडिकेटर नहीं समझ में आया। जो भी इंडिकेटर ऐसा लग रहा है कि ये कैसे होगा, तो वो आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। ये याद नहीं करना है कुछ भी, ठीक है? कंपैरिजन के लिए है कि ऐसे है, बस याद कुछ नहीं करना होता है। टैक्स नहीं, और रियल पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मैंने आपको बताया, टोटल नेशनल इनकम को डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन से, टोटल नेशनल इनकम को डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से, तो ये क्या आ जाएगी? पर कैपिटा। पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन, ठीक है, पर पर्सन। अब एक सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग, यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, उसने कहा कि बेसिक प्राइसेस पे आप कैलकुलेट करो। बेसिक प्राइसेस इज बेटर देन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइसेस। हमारे पास दो इंडिकेटर किस चीज़ के हैं? फैक्टर कॉस्ट का है और एक मार्केट प्राइस का है, दो ही कॉस्ट पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिक प्राइसेस क्या है?
बेसिक प्राइसेस है फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस। अब नेट का क्या मतलब होता है कि सब्सिडी माइनस कर देंगे, है ना। नेट का क्या मतलब होता है, सब्सिडी माइनस कर देंगे, मतलब नेट प्रोडक्शन टैक्स क्या है। किसी ने क्लास देखी है क्या, वीडियो रिकॉर्डिंग से कोई क्लास देखी है आपने इकोनॉमी वगैरह की। क्योंकि मुझे ये पूछना है कि दिखता है क्या बोर्ड पे, समझ में आ जाता है। नेट प्रोडक्शन टैक्सेस का क्या मतलब है। नेट प्रोडक्शन टैक्सेस का मतलब ये है कि प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। तो आप बोलोगे टैक्सेस माइनस सब्सिडी ही तो होता है मार्केट प्राइस, है ना। तो फिर ये प्रोडक्शन अलग क्या है। प्रोडक्शन वो नहीं है जो मार्केट में, प्रोडक्शन टैक्स लगने के बाद मार्केट प्राइस नहीं आती है। प्रोडक्शन टैक्स वो कॉस्ट है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें वो लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर वॉल्यूम। जैसे ये पेन है, ये पेन की फैक्टर कॉस्ट 10 रुपये है, टैक्स लगने के बाद इसकी मार्केट प्राइस हो गई 12 रुपये। इसका ये मतलब है कि 12 रुपये ये बिकने पे लगा। तो ये 12 रुपये कब होगा, जब ये मार्केट में बिकने आएगा तब ना। समझ में आ रहा है। अगर ये 3 पेन आएगी बिकने तो तीनों पेन पे अलग अलग टैक्स लगेगा। मतलब इस पे जो टैक्स आ रहा है ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है इसके। 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, 5 है, 20,000 है, 30,000 है, 50 लाख है, ये इसके वॉल्यूम पे टैक्स डिपेंड करता है इसका, बराबर। लेकिन कुछ टैक्सेस होते हैं जो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करते। जैसे आपने ज़मीन खरीदी, इसकी स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ गई। अब आप इसमें प्रोड्यूस करो, क्लास हो या ना हो, वो चीज़ें तो जा रही है ना। प्रोडक्शन करो या नहीं करो, वो चीज़ें तो जा रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो चीज़ें इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम होती है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्शन सब्सिडी। आई बात समझ, नहीं आई समझ। जो चीज़ें इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम है, टैक्सेस और सब्सिडी। अगर टैक्सेस इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम है तो क्या हो गया, प्रोडक्शन टैक्स। अगर सब्सिडी इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम है तो क्या हो गया, प्रोडक्शन सब्सिडी। नहीं आया समझ, नहीं आया। प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी। लैंड रेवेन्यू, टैक्स ऑन प्रोफेशन, टैक्स ऑन प्रोफेशन। टैक्स ऑन प्रोफेशन मतलब मान लो जैसे डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन टैक्स लगेगा 10% का, मान लो प्रोफेशन टैक्स लगा। उसकी जो इनकम आएगी उस पर लगेगा, कोई स्लैब फिक्स नहीं है कि उसने 2 लाख से ज़्यादा कमाया तो लगेगा, नहीं, जितना भी कमाया उस पर 10% प्रोफेशन टैक्स लगेगा। तो इसका मतलब है इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम है, कोई स्लैब में काउंट नहीं हो रहा है कि इससे ज़्यादा जाएगा तो 10% लगेगा। आई बात समझ। तो बेसिक प्राइसेस क्या होते हैं, वो टैक्स या वो सब्सिडी जो प्रोडक्शन में काउंट हो जाता है, ऑलरेडी प्रोडक्शन हुआ तो उसमें लैंड की स्टैम्प ड्यूटी आ गई ना। आई बात समझ। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड बेसिक प्राइसेस क्या होंगे, फैक्टर कॉस्ट में आप क्या ऐड कर दोगे, प्रोडक्शन टैक्सेस, और माइनस क्या कर दोगे, सब्सिडी। क्योंकि सब्सिडी वो है जिससे चीज़ों की वैल्यू कम हो जाएगी, गवर्नमेंट दे रही है ना। मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेसिक प्राइसेस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस। अब प्रोडक्ट टैक्स क्या है, प्रोडक्ट टैक्स वही टैक्स है जो हम दे रहे हैं। जैसे इस पे जो 2 रुपये टैक्स लगा, मान लो जीएसटी, तो जीएसटी कौन सा टैक्स है, प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स नहीं है। आ रही है समझ में, चीज़ें थोड़ी क्लियर हो रही है। प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम, प्रोडक्ट टैक्स डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। नहीं आया ना समझ में, नहीं आ रहा। प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स फैक्ट्री कॉस्ट के साथ लग जाता है। आई बात समझ, फैक्ट्री कॉस्ट के साथ लग गया। प्रोडक्ट टैक्स मार्केट में आके लगेगा। अभी भी नहीं समझा, समझ गया ना। प्रोडक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम है ना, कहाँ है, आपने फैक्ट्री डाली टैक्स लग गया, प्रोडक्शन हुआ है क्या, अभी नहीं हुआ है ना, तो वॉल्यूम पे नहीं है ना। फैक्ट्री में जो टैक्स लग गया वो प्रोडक्शन टैक्स है, मार्केट में जो टैक्स लग गया वो प्रोडक्ट टैक्स है। लिख लो ये वाला, ये नहीं लिखा है ना ऐसे।
जो फैक्ट्री में टैक्स लगेगा वो प्रोडक्शन टैक्स, और जो मार्केट में टैक्स लगेगा वो प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्ट और प्रोडक्शन, ठीक है। जो फैक्ट्री में टैक्स लगेगा वो प्रोडक्शन टैक्स है, और जो मार्केट में टैक्स लगेगा वो प्रोडक्ट टैक्स है। तो आप समझ गए आप बेसिक प्राइसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेसिक प्राइसेस कैलकुलेट करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर देंगे प्रोडक्शन टैक्स, माइनस कर देंगे प्रोडक्शन सब्सिडी। मार्केट प्राइस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेसिक प्राइसेस हैं अगर आपके पास तो उसमें ऐड कर देंगे प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी। कुछ किया नहीं है, आप लोग इतना कंफ्यूज हो रहे हो तो मुझे नहीं पता। देखो ये है फैक्टर कॉस्ट, इसमें फैक्ट्री में जो टैक्स लग गया उसने बनाया बेसिक प्राइसेस, उसने बनाया बेसिक प्राइसेस। किन चीज़ों ने, प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडी ने। तो मैं लिख देता हूँ नेट प्रोडक्शन टैक्स। नेट प्रोडक्शन टैक्स ने क्या बनाया, बेसिक प्राइस बनाया। अब चूंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है फैक्ट्री कॉस्ट में अगर टैक्सेस जोड़ दिया जाए नेट टैक्सेस तो ये बन जाता है मार्केट प्राइस। अब यही टैक्सेस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्ट। प्रोडक्शन और प्रोडक्ट, तो अगर फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइसेस पे आना है तो सिर्फ प्रोडक्शन टैक्स और नेट प्रोडक्शन टैक्स की बात करेंगे। बेसिक प्राइस से मार्केट प्राइस पे आना है तो सिर्फ प्रोडक्ट टैक्सेस की बात करेंगे। ये ऐसे बना लो, हो गया, कुछ नहीं है अभी। फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइसेस, मार्केट प्राइसेस। यहाँ पे लिख लो नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, यहाँ पे लिख लो नेट प्रोडक्ट टैक्सेस। सब इनडायरेक्ट की बात होगी। और यहाँ पे ऐसे बना के लिख लो ओनली टैक्सेस, है ना। आ गया समझ। नेक्स्ट पेज देखना। नेक्स्ट पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना है। अगर आप पूछोगे कि इसको याद करना है या नहीं तो इसको याद करना है बिल्कुल, क्योंकि इसको याद करने से आपको पता चलेगा कि इंडिया की इकोनॉमी के सेक्टर डिवीजन कैसे हैं, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी का सेक्टोरल डिवीजन कैसे है ये आपको उसको याद करने से पता चलेगा। जैसे प्राइमरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर में क्या है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर है जो आपको पता है, और अलाइड एक्टिविटीज क्या है, डेयरिंग, फिशिंग, पोल्ट्री, ठीक है, ये सारी चीजें। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें आती है चार चीजें, ठीक है। कौन कौन सी है, माइनिंग एंड क्वेरिंग। माइनिंग क्या है, जो माइनिंग है। अब ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो माइनिंग प्राइमरी सेक्टर है। ज्योग्राफी में माइनिंग क्या है, प्राइमरी सेक्टर। क्यों प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि आप वो माइन कर रहे हो ना, मतलब आप नेचुरल रिसोर्स को ही तो निकाल रहे हो। तो कोयले की माइनिंग की आपने, मतलब क्या किया, वो तो नेचुरली मिला है आपको, जैसे क्रॉप मिल रहा है, जैसे व्हीट राइस मिल रहा है, तो वो तो प्राइमरी सेक्टर में आता है ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग। इकोनॉमी में हम क्या करते हैं कि जो चीज़ माइन की जाती है उसको एज इट इज़ यूज नहीं किया जाता, उसको रिफाइन किया जाता है रिफाइनरी में। तो माइनिंग एंड क्वेरिंग कंबाइंड लेते हैं, माइनिंग प्लस रिफाइनिंग, और वो उसको हम लेते हैं क्या, एज अ सेकेंडरी सेक्टर। क्यों, क्योंकि रिफाइन करने के लिए इंडस्ट्री की जरूरत पड़ेगी ना, नहीं रिफाइन कर, सही बात समझ, क्लियर है। सेकेंडरी सेक्टर में माइनिंग एंड क्वेरिंग, फिर मैन्युफैक्चरिंग, समझते हो आप, जो चीज़ें मैन्युफैक्चर, मोबाइल फोन, डेस्क, जो भी आपको मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें दिख रही है वो। थर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। ये तो आपको लगेगा ये फैक्ट्री क्यों है,
ये फैक्ट्री इसलिए है क्योंकि इसका सेटअप होता है, एक इंडस्ट्रियल सेटअप है, चाहे वो वाटर सप्लाई हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, चाहे गैस सप्लाई हो, इसका एक इंडस्ट्रियल सेटअप है ना। तो इसके लिए ये कहाँ आ रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। और उसके बाद है कंस्ट्रक्शन, ये घर बना, लेकिन रियल सेक्टर नहीं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। जैसे ये बिल्डिंग बनी, तो ये जो बनने का प्रोसेस है ना, रॉ, ये जो बना है सिर्फ, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन। जब ये बिकेगा तो इस पर ब्रोकरेज आएगी, टैक्सेस लगेंगे, तो ये हो जाता है रियल स्टेट का पार्ट। सुना होगा ना, रियल स्टेट बिजनेस डाउन चल रहा है, जाके देखो नोएडा में है ना, भूत बंगले बने हुए हैं, कोई ले नहीं रहा। तो रियल स्टेट का मतलब होता है जो बना हुआ हाउस है उसको बेचना और खरीदना, ये रियल स्टेट में आता है। कंस्ट्रक्शन में होता है बनाना, ठीक है। तो जो आप देखते हो मजदूर लोग काम कर रहे होते हैं, वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो रियल स्टेट में नहीं काम कर रहे। रियल स्टेट में कौन काम कर रहा है, जैसे आप देखते हो नीचे प्रॉपर्टी सोल्ड एंड सेल एंड परचेज, ये सब देखते हो ना, जिन जो ऑफिसेस होते हैं, ये क्या है, ब्रोकर्स हैं। इनकी जमीन नहीं है, जमीन किसी और की है, ये सिर्फ आपको ले जाकर दिखा रहे हैं, डील करवा रहे हैं, वो रियल स्टेट बिजनेस है, ठीक है। तो रियल स्टेट एंड कंस्ट्रक्शन बोथ आर डिफरेंट। रियल स्टेट सर्विस सेक्टर में आएगा, क्योंकि आपने कुछ उसमें बनाया नहीं है, चीजें थी, आपने अपनी सर्विस दी, ले गए, दिखाया, चार नखरे झेले आपके, चाय पिलाई, कॉफी पिलाई, ये हो गया ब्रोकरेज। तो ये रियल स्टेट में आता है, सर्विस है ये। कंस्ट्रक्शन इज नॉट अ सर्विस, ये कमोडिटी है, घर बन के तैयार है ना। आ रही बात समझ, ठीक है। टर्शरी सेक्टर सर्विसेज सेक्टर है, और इसमें क्या आते हैं, जैसे ट्रेड है, होटल्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, जो आप जियो, नेटफ्लिक्स, ये सब जो भी रिचार्ज करते हो ना, पैसे देते हो इनको, सब टर्शरी सेक्टर में है। रियल स्टेट, फाइनेंस एंड अदर प्राइवेट सर्विसेज, एग्जांपल कोचिंग इंस्टीट्यूट, ब्रैकेट में अमित IAS, पार्लर्स, सैलून्स एटसेट्रा, ठीक है। कम्युनिटी सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और बाकी गवर्नमेंट की जितनी सर्विसेज हैं, ये सारी क्या है, टर्शरी सेक्टर में आती हैं। अब जो आपने 3 मेथड पढ़े हैं ना जीडीपी कैलकुलेशन के, वो तीनों अलग अलग जगह पर यूज होते हैं, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन मेथड यूज होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन मेथड यूज होगा, और सेकेंडरी में भी जो C और D है उसमें प्रोडक्शन मेथड ही यूज होगा, माइनिंग में और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग में। अब बचा इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड सप्लाई, तो उसमें इनकम मेथड यूज करते हैं, ठीक है। और जो कंस्ट्रक्शन है उसमें हम एक्सपेंडिचर मेथड यूज करते हैं, और बाकी टर्शरी, पूरे टर्शरी सेक्टर में इनकम मेथड यूज होता है, ठीक है। तो ये है जीडीपी कैलकुलेशन में कौन से सेक्टर में कौन सा मेथड यूज होता है, ठीक है। बाकी अगर वो हटा दो तो ये जो 1 2 3 में है ना, पूरा A से लेके I तक, ये है इंडिया की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर। इंडिया की इकोनॉमी को हम ऐसे क्लासीफाई करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। प्राइमरी में एग्रीकल्चर और अलाइड है, सेकेंडरी में 4 है, और सर्विसेज में 3 है। सर्विसेज ब्रॉड है काफ़ी, है ना, देख रहे हो आप, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सब कुछ है इसमें, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर तो मैंने बता दिया आपको, है ना, डिफरेंस इन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। इट इज़ एन इंडेक्स, उसको अंडरलाइन कर लेना कि वो भी एक इंडेक्स है, क्योंकि अभी आप इन्फ्लेशन चैप्टर जब हम पढ़ेंगे ना, तो आप दो इंडेक्स पढ़ोगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। फिर आप बोलोगे कि इंडेक्स तो 2 ही है, तो इंडेक्स जीडीपी डिफ्लेटर भी एक प्राइस इंडेक्स ही है, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर भी क्या है, एक प्राइस इंडेक्स ही है, ठीक है ना। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पास्ट ईयर पेपर में पूछे हैं, मेंस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से आए हैं, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज़ तो पहले सही सही बता दूं, ठीक है, कि जो चीज़ हमने जैसी पढ़ी है एग्जाम में, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें ये जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो अप्लाई करके आपको आंसर लिखना है, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई, वो आप कहीं भी पढ़ लो, कितनी भी कोई भी कोचिंग में पढ़ लो, जो एग्जैक्ट पढ़ाया जाता है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। वो आपके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उस नॉलेज बेस का यूज करके आप आंसर लिखोगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं,
जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अपनी जो भी नॉलेज है इस नॉलेज को अप्लाई करके एग्जाम में कैसे लिखना था। तो पास्ट ईयर में आपने लिखा नहीं है, इस ईयर में लिखोगे, तो इस ईयर में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पास्ट ईयर पेपर को एनालाइज करना पड़ेगा। तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसके, है ना। तो जैसे अभी ये एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्या कहता है आपसे ये क्वेश्चन? Explain the difference between computing methodology of India's gross domestic product before 2015 and after 2015। अब ये टॉपिक है एक कि जीडीपी कैलकुलेशन 2015 से पहले कैसे होता था, 2015 के बाद कैसे होता है। तो मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन चूंकि एग्जाम में आया था तो मैंने आपको एक रेडीमेड आंसर भी बना दिया। इससे ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा और आपको एक मॉडल आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, 150 वर्ड का क्वेश्चन था ये कौन से ईयर में आया है? 2021 या 2022 का क्वेश्चन है, 21 का है आई गेस। एक बार देख लूँगा, ठीक है, बता दूँगा। आप भी देख सकते हो, पास्ट ईयर पेपर देखना चाहिए आपको, है ना। तो ये 2020 GS 3 में आता है इकोनॉमी, है ना, पता है ना। हाँ, तो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं आपको, ठीक है। उससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन या तो 2020 का है या 2020 का होगा, मेरा ख्याल है ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है 2020 का होगा। तो देख लेना एक बार। अब ये क्वेश्चन हम करते हैं, तो देखो कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है एग्जाम में, कैसे क्या होना चाहिए। ये एक बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया है अभी कि इसकी एक अलग से क्लासेस हो रही हैं। इंट्रोडक्शन में ये लिखना है, कंक्लूजन में ये लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है, बुलेट फॉर्म्स में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, ये सब बहुत चलता है। ये सब चक्कर में मत पड़ना। आंसर आप बुलेट में लिखो, पैराग्राफ में लिखो। आंसर कितना क्लियर है उस पर डिपेंड करता है कि आप मार्क्स स्कोर करोगे या नहीं, ठीक है। तो जैसे अभी ये एक आंसर है, इसको पूरा पढ़ लेंगे हम, फिर आप बताना ऐसा आंसर लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे या नहीं, ठीक है। अब पहले क्या है, चूंकि इंडिया की जीडीपी पे क्वेश्चन है तो हमने क्या किया, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख दिया, 25 to 30 वर्ड्स। बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन कहीं नहीं लिखना है, ठीक है। 25 वर्ड बहुत है, 25 वर्ड्स, ठीक है, 25 words. India's change of methodology regarding computation of GDP has been in news as certain economists have raised questions on its accuracy of measurement and therefore decision of prediction for policy making। अगर GDP सही नहीं बन रही है तो पॉलिसी, GDP का सही डेटा नहीं है तो पॉलिसी भी नहीं बना पाओगे ना। पॉलिसी कैसे बनाएंगे हम? इकोनॉमी में जो पॉलिसीज बनेंगी वो इसी से बनेगी ना कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किस सेक्टर को गवर्नमेंट के हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत है, किस सेक्टर में रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। कैसे पता चलेगा कि वो सेक्टर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है? परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी? जीडीपी से। तो अगर जीडीपी कैलकुलेशन फ्लॉड है, जीडीपी कैलकुलेशन ऐसा है जिसमें कुछ गड़बड़ है, तो फिर पॉलिसी नहीं बना पाओगे। आ रही है बात समझ? तो ये आपने इंट्रोडक्शन में लिख दिया इतना, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है 2015 के बाद से ही। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो ऐसा इंट्रोडक्शन लिखने में आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। मतलब लिखने में तो टाइम लग जाएगा 1 मिनट का, लेकिन सोचने के लिए कि क्या लिखना है तो ये पता है आपको, क्योंकि ये चल रहा है न्यूज़ में, है ना। चलो, अब डिफरेंसेस, तो 4 डिफरेंसेस आपने लिख दिए इसमें कि ये 4 डिफरेंसेस हैं। देखो, जब मैं आपको चूंकि ये सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। अभी देखेंगे तो पता चल जाएगा मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, ठीक है, ये भी चेक हो जाएगा। The earlier method used GDP at factor cost, which did not include the impact of net indirect tax. New method uses GDP at market price, which considers impact of net indirect tax. बताओ ये बताया है कि नहीं बताया? बताया ना। न्यू मेथड ओल्ड मेथड नहीं बताया, लेकिन ये तो बताया ना फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस होता है। तो अब तो पता चल गया ना न्यू मेथड क्या है, ओल्ड मेथड क्या है। 2015 एक टाइमलाइन है, उससे पहले फैक्टर कॉस्ट यूज हो रहा था, उसके बाद मार्केट प्राइस यूज हो रहा है। The new method also considers gross value added at basic price। अभी बताया मैंने आपको, ये रिकमेंडेशन थी यूनाइटेड नेशन की, जो हमने पढ़ा है ना SNA, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग, इनकी रिकमेंडेशन थी। तो इन्होंने क्या बताया, The new method also considers gross value added at basic price which measured the impact of net production tax in economy। However, ये तो इतना है, चलो however छोड़ो, इतना तो पता है, ये तो हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया कि जो प्रोडक्ट टैक्सेस होते हैं, सॉरी प्रोडक्शन टैक्सेस, वो फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, वो बेसिक प्राइसेस है, बराबर। तो बेसिक प्राइसेस क्या है? द न्यू मेथड ऑल्सो कंसिडर्स ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस विच मेजर द इम्पैक्ट ऑफ नेट प्रोडक्शन टैक्स इन इकोनॉमी। नेट प्रोडक्शन टैक्स का क्या मतलब है? प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, इसके लिए उसको बोल रहे हैं नेट।
However, frequent change in indirect tax rates have raised questions in its accuracy. प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्ट टैक्स ही है ना इनडायरेक्ट टैक्स। तो प्रोडक्ट टैक्स में आप देख रहे थे जीडीपी ज़्यादा जो जीएसटी के स्लैब्स हैं उसमें प्रोडक्ट को उठा के इधर से उधर घुमाया जा रहा था लगातार। जब भी जीएसटी काउंसिल की बैठक होती थी फिर पता चलता था अब नए टैक्स आ गए हैं, पराठे पे 5% लगेगा, रोटी पे नहीं लगेगा, है ना, ये सब चल रहा था ना। तो वो आपने एक क्वेश्चन उसका रेस कर दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखना, ओल्ड मेथड यूज्ड इंटरप्राइज डेटा ऑफ लेस देन 50,000 इंटरप्राइजेस। ये मैंने आपको बताया है कि देखो सैंपल्स यूज होते हैं, एक एक फॉर्म का डेटा कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो क्या यूज होते हैं, सैंपल्स के 4 लोगों को उठाया, उसका डेटा ले लिया, उसी के हिसाब से एक्स्ट्रापोलेट कर लिया कि ये होगा इकोनॉमी में, ये चल रहा होगा। तो पहले जो यूज होता था वो सिर्फ 50,000 इंटरप्राइजेस का डेटा यूज होता था और वो डेटा सबमिट किया जाता था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। अब जो डेटा यूज होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का डेटा यूज होता है, ठीक है। वहां पे फॉर्म्स ज्यादा हैं, यहाँ 50,000 फॉर्म्स हैं, enterprises submitted to Ministry of Finance, but the new method uses audited reports submitted by firms to Ministry of Corporate Affairs spreading over more than 5 lakh फॉर्म्स। तो पहले जो डेटा आता था वो 50,000 इंटरप्राइजेस का डेटा होता था, अब मोर देन 5 लाख फॉर्म्स का डेटा यूज होता है। ऑडिटेड रिपोर्ट होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में सबमिट की जाती है और वो डेटा यूज होता है। अब समझ लो, जैसे मैंने इकोनॉमी पढ़ा तो मैंने आप तीनों में से किसी एक को पूछ लिया कि बताओ इकोनॉमी कैसी क्लास है। अब वर्स्ट हो सकता है, बेस्ट हो सकता है, लेकिन जब मैंने तीनों से पूछा तो मुझे एक जुडिशियस मिक्स मिला कि हाँ ये चीज़ें सही करनी है, ये चीज़ें बेटर हैं। तो इससे क्या हुआ, जब ज़्यादा सैंपल्स यूज करोगे तो ज़्यादा एफिशिएंट डेटा मिलेगा। तो ज़्यादा सैंपल्स यूज हो रहे हैं अब नए वाले मेथड में, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट ऐड कर दिया। तीसरा पॉइंट आपने क्या लिखा, अर्लियर मेथड कंसीडर 2004-05 एज बेस ईयर while new method considers 11-12 as base year for better dynamism। मैंने आपको बताया था कि बेस ईयर 6-7 साल में चेंज हो जाता है, लेकिन हमारे पास अभी नहीं आया है ऐसा नॉर्मल ईयर, तो चेंज नहीं हुआ है। जैसे 2016 में डीमोनेटाइजेशन हो गया, 17 में जीएसटी आ गया, फिर 20 में कोरोना आ गया, ठीक है। तो ऐसे चल रहा है, तो अभी हो जाएगा 1-2 साल में, देख लेना, होता रहेगा, ठीक है। तो ये लिख दिया आपने, है ना। फिर एक लिखा, ओल्ड मेथड डिड नॉट कवर डेटा ऑन सर्विसेज सेक्टर इन डिटेल लाइक डीलरशिप एटसेट्रा बट न्यू मेथड कवर्स इट। तो सर्विसेज आपने देखा ही है ना, सर्विस सेक्टर अभी मैंने आपको दिखाया, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, तो किसी चीज का डेटा कवर होता है, किसी चीज का नहीं होता है। तो नए मेथड में कुछ और चीजों को इंक्लूड किया है ना, तो बेटर डेटा मिल जाएगा। समझ गए, ये हो गया आपका आंसर। इंट्रोडक्शन हो गया था, ये आपने को पूछा ही है ना, क्या पूछा है कि न्यू मेथड और ओल्ड मेथड में क्या डिफरेंस है। अब एक अच्छा सा आपको कंक्लूजन लिख देना है कि देखो न्यू मेथड भी अच्छा है, लेकिन न्यू मेथड के साथ कुछ समस्याएं हैं, उनको सही कर ले तो न्यू मेथड बहुत अच्छा हो जाएगा। बस ये लिखना है आपको, और क्या कंक्लूजन में। Therefore, new method is more comprehensive and detailed, but it is difficult to create back series. Back series मतलब अब आपको ये जो नया मेथड है 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ, 2005 में जो मेथड इंट्रोड्यूस हुआ है, इस मेथड को यूज करके आप पीछे की पूरी बैक सीरीज बना रहे हो। जैसे मान लो 2007-8 का डेटा है, तो 2007-8 में इंडिया की इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर रही थी, है ना, 8, 9, 10 अच्छी ग्रो कर रही थी। अब आप 2015 में नया मेथड लेकर आए और उस मेथड से वो डेटा कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, फिर बता रहे हो नहीं 2007-8 में तो इतनी ग्रोथ नहीं हुई थी। तो ये क्या है, बैक सीरीज डेटा कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, जैसे अभी आप डीलरशिप का डेटा कैलकुलेट कर रहे हो इस वाले मेथड में, लेकिन पिछले वाले मेथड का डीलरशिप डेटा ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि डीलरशिप का डेटा काउंट ही नहीं किया जाता था। नहीं आया समझ। हाँ, तो बैक सीरीज जब डेटा आप कैलकुलेट करोगे तो वो उतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगा। तो न्यू मेथड अच्छा है, यहाँ से उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन पिछली बैक सीरीज बनाना डिफिकल्ट है, ठीक है। तो बैक सीरीज डिफिकल्ट है बनाना, बट इट प्रोवाइड्स बेटर कवरेज ऑफ इंडियाज नंबर्स कंपेयर्ड टू द ओल्डर मेथड। इतना लिख के आपने आंसर को कंप्लीट कर दिया, हो गया आपका। 150 वर्ड बोला है, 130, 135, 140 वर्ड के आसपास का आंसर लिख दिया आपने, ठीक है। तो क्या आंसर लिखना डिफिकल्ट है? नहीं, प्रैक्टिस चाहिए। रोज 2 आंसर लिखोगे तो अपने आप हो जाएगा। अब वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कौन से सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो गए। जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो कि आप प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। जो टीचर्स जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं अभी मुझे नहीं पता, तो फिर उनसे आप हेल्प ले सकते हो कि सर किस तरह के क्वेश्चंस लिखने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अभी दिसंबर ख़त्म नहीं हुआ है। दिसंबर जब तक है तब तक आप क्वेश्चन लिख सकते हो, फिर फरवरी के बाद तो लिख ही नहीं पाओगे, प्रीलिम्स के ही क्वेश्चंस करोगे।
तो जनवरी दिसंबर जनवरी कोशिश करनी है कि जितना मेंस के आंसर लिख पाओ, क्योंकि उससे क्या होगा, ऐसा नहीं है कि मेंस का आंसर लिखना तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन नहीं हो रही है। मेंस का आंसर कुछ लिखोगे तो उससे ये होगा कि देख रहे हो ना, मेंस का आंसर लिखने के लिए फैक्ट पता होना चाहिए कि पहले बेस ईयर अलग था, अभी बेस ईयर अलग है, पहले फैक्टर कॉस्ट पे डेटा होता था, अब मार्केट प्राइस पे डेटा है। तो एग्जाम में प्रीलिम्स में भी कैसा क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही आएगा ना। स्टेटमेंट 1 पहले फैक्टर कॉस्ट पे यूज़ होता था, अब मार्केट प्राइस पे यूज़ होता है। स्टेटमेंट 2 जीवीए बेसिक प्राइसेस भी कैलकुलेट होता है, नहीं होता है, यही सब तो स्टेटमेंट आते हैं। तो क्वेश्चन तो एनालिटिकली होता है। तो आपको क्या कोशिश करनी है कि मेंस के आंसर जितने लिख पाओ, लेकिन समय की सीमा है। समय की सीमा यह है कि आपको जनवरी में कंप्लीट कर देना है लिख के। सारे सब्जेक्ट के कम से कम आपके पास 50-50 आंसर्स होने चाहिए। 50-50 आंसर्स कब होंगे, जब आप रोज़, अब तो 4-5 लिखने पड़ेंगे, रोज़ 5 आंसर लिखोगे तो हो जाएंगे, है ना। लिखो, करेक्ट करवाओ, देखो क्या है सिस्टम, तो वो सिस्टम समझो। देखो चीज़ें डिपेंड करती है आपके एफर्ट पे। किसी भी इंस्टीट्यूट का कंट्रीब्यूशन आपकी सक्सेस में 30% से ज़्यादा का नहीं है। और ये 30% में आज के टाइम में बोल रहा हूँ, जब सारी चीज़ें होने लगी हैं, करंट अफेयर्स क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ये तब जाके आप बोल सकते हो 30%। बाकी जो 70% है वो आपकी तरफ से आएगा। ये जितनी चीज़ें देख रहे हो ना आप, क्लास, ये नोट्स, ये मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूँ, इसका कंट्रीब्यूशन आपकी सक्सेस में सिर्फ 30% है। वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग है कि 90% कोचिंग है। आपको एफर्ट लगाना है, सारी चीज़ें आपको करनी है, इसीलिए तो आप आए हो ना। तो कोशिश ऐसी करनी है, ठीक है। प्रेप टॉक नहीं करेंगे, सिलेबस पढ़ेंगे, नहीं तो फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा ऐसे। अब एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा इससे ऊपर है, जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक किया था ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसको और जीडीपी को कंबाइन करके आपको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर बेटर आप तब लिख पाओगे जब पूरा इकोनॉमी का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जितनी नॉलेज अभी आपके पास है, इसको अटेम्प्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो अटेम्प्ट कैसे करना है, डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स। तो पोटेंशियल पता है आपको, पोटेंशियल क्या होता है, जब आप अपने सारे रिसोर्सेज को इफिशिएंटली यूटिलाइज करोगे तो आप पहुंच पाओगे जो आपका पोटेंशियल है, अदरवाइज अंडर यूटिलाइजेशन रहेगा हमेशा, ठीक है। बस इतना ही समझना है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव बीन इनहिबिटिंग इंडिया फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स पोटेंशियल जीडीपी। तो इंडिया की जीडीपी बढ़ने में क्या क्या रुकावटें हैं, बस ये लिखना है आपको। तो ये तो थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करोगे तब आएगा, लेकिन अभी अटेम्प्ट तो कर ही सकते हो इसको लिखने का। तो अटेम्प्ट क्या करना है, देखो पहले तो इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन आपको पता है कि 20-25 वर्ड्स में लिखना है। तो पोटेंशियल जीडीपी को एक्सप्लेन कर दिया आपने सिर्फ कि क्या होता है प्रोडक्शन जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी और नेचुरल लेवल ऑफ जीडीपी, तो एक और वर्ड मिल गया आपको यहाँ पर, प्रोडक्शन, पोटेंशियल को ही नेचुरल लेवल ऑफ जीडीपी बोलते हैं। ये क्या है, टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस। तो आप समझ गए, जो जीडीपी का डेफिनेशन आपने पढ़ा है उसमें क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी। ये क्या है, इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, मतलब आपका पोटेंशियल है, आप कर नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और एनी कुछ भी, जो भी इकोनॉमी में फ्लॉज है उनको, उनकी वजह से। तो या तो रिफॉर्म लेकर आओ, क्या कर सकते हो, या तो रिफॉर्म लाओगे ना, या इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और चीज, जो भी फर्म्स में, जो भी सेक्टर्स में कमियां हैं, खामियां हैं, उनको आप दूर करने के लिए ही तो रिफॉर्म्स लाते हो। तो रिफॉर्म्स लाओगे, यही है ना। Goods and services that an economy can produce after using all its resources or at full employment level of output, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है वही तो है, बट नॉट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कैसे, जो लोग हैं आपके पास, ये क्या है, लेबर है। अब अगर ये एम्प्लॉयड नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, तो इसका मतलब है कि ये रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं ना। अभी आप लोग हो, आप लोग काम कर सकते हो, लेकिन नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या कर रहे हो ना, पढ़ाई भी करना एक काम है। तो ये क्या है, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं, ठीक। तो ये आपने एक इंट्रोडक्शन लिख के ये बता दिया कि पोटेंशियल जीडीपी होता क्या है, ये बता दिया आपने, ये एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको मेन डिटर्मिनेंट्स क्वेश्चन में पूछा है, तो आपने मेन डिटर्मिनेंट्स बता दिए। एक क्या है, लेवल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। मेन डिटर्मिनेंट्स क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, ये पूछा है ना इन्होंने। डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स। कैसे कैलकुलेट करोगे आप अपना पोटेंशियल जीडीपी, कैसे कैलकुलेट, जीडीपी तो समझ गए ना,
टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। लेकिन पोटेंशियल जीडीपी और किन चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका कि आप कितना जीडीपी प्रोड्यूस कर पाओगे, कितना जीडीपी होगा आपका, है ना। तो एक तो लेवल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, अब यूरेनियम है ही नहीं आपके पास, तो यूरेनियम तो आपको इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा ना। तो लेवल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पर डेवलप डिपेंड कर रहा है ना कि जीडीपी क्या होगा। लेवल ऑफ ट्रेनिंग ऑफ वर्कफोर्स, ट्रेनिंग ऑफ वर्कफोर्स नहीं है तो क्या होगा, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं होगा, इफिशिएंट लेबर नहीं होगा, इफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं होगा। तो बेटर ट्रेनिंग ऑफ वर्कफोर्स, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, कॉमेडियन इंडिया। टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी प्रिवेलिंग, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी प्रिवेलिंग, ये पीपीसी का हमने मेन डिटर्मिनेंट देखा था। अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाती है तो पीपीसी टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कैपिटल टू सपोर्ट मॉडर्न इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में क्या यूज होगा, कैपिटल, कैपिटल गुड्स के लिए क्या चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, है ना। तो अगर क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो ये क्लासरूम अपग्रेड नहीं हो पाएगी, ठीक है। अभी आप देख रहे हो डिजिटल बोर्ड है, तो क्या लगा है इसमें, कैपिटल लगा है, जब ही ये डिजिटल बोर्ड पॉसिबल है, अदरवाइज वो चौक वाला बोर्ड होगा, फिर पीपीटी पॉसिबल नहीं होगा, सब रट के आना होगा, ठीक है ना। ठीक है, आई बात समझ। फिर लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर फॉर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट जो हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको गिग इकोनॉमी के बारे में बताया कि क्या हो रहा है उसमें, वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा है, वर्कर को पार्टनर बता देते हैं, पार्टनर बताने के बाद सोशल सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। तो अगर इसका एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क होगा तो वर्कर एक्सप्लॉयटेशन से बच जाएगा, वर्कर एक्सप्लॉयटेशन से बच जाएगा तो एफिशिएंट काम करेगा, अभी एफिशिएंट नहीं कर रहा। आ रही बात समझ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो समझ ही गए आप, है ना। जितना आसान होगा बिजनेस करना, उतनी आसानी से लोग बिजनेस में इंटर करेंगे, उतनी आसानी से आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोमोटिंग लेबर राइट्स, लैंड एक्विजिशन, है ना। अभी गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट बनाना है, लैंड एक्विजिशन रूल ही इतने डिफिकल्ट हैं, लोग अपनी ज़मीनें नहीं देना चाहते या देना चाहते हैं 10 गुना दाम पे, लैंड एक्विजिशन होता नहीं है, बुलेट ट्रेन नहीं बन पाई है अब तक, है ना। तो लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम है, लैंड एक्विजिशन नहीं होता है तो फिर प्रोजेक्ट्स आगे चलते नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स, डिलीवर गुड गवर्नेंस एटसेट्रा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है। सोच लो ना, आपको मैंने बताया तो है कि जैसे पहले होता था कि अगर आपने इनकम टैक्स भरने की डेट मिस कर दी, कोई भी टैक्स भरने की डेट मिस कर दी, तो आपको क्या होता था, कोर्ट से नोटिस आ जाता था। अब ऐसा नहीं है, आपको एक फ़ाइन भरना होगा, कोर्ट से नोटिस नहीं आएगा, तो आप अपने आपका बिजनेस नहीं रोक रहे हो। नहीं तो क्या हो रहा है, आप फिर बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप कोर्ट की प्रोसीडिंग में लगे हो, लॉयर हायर कर रहे हो, यही कर रहे हो। तो इससे आपके प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ेगा। जिन चीज़ों से प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ता है उन तमाम चीज़ों से पोटेंशियल जीडीपी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को समझते हो ना, मेट्रो नहीं होती तो हम क्लास ही नहीं करते होते, इतना इम्पैक्ट होता है लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। बस चलानी पड़ती, कोचिंग इंस्टीट्यूट की बसें होती, फिर अमित IAS की बस चल रही है यहाँ से। अब ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, पोटेंशियल जीडीपी डिफाइन करना है और उसका डिटर्मिनेंट्स बनाना है। अब व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव बीन इनहिबिटिंग, तो ये आपको पहले ही उसने क्वेश्चन में बोल दिया है। देखो क्वेश्चन की ही इंफॉर्मेशन को यूज करके आंसर लिखना है। क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि इंडिया की ग्रोथ इनहिबिट हुई है, मतलब जो पोटेंशियल है उससे कम है, तो वो क्या फैक्टर्स हैं वो बताना है आपको। तो वही उसी लाइन को उठा के चेप लिया आपने कि इंडिया हैज़ बीन अनेबल टू रियलाइज इट्स पोटेंशियल एज ऑब्जर्व्ड इन स्लो ट्रेंड ऑफ ग्रोथ बिटवीन 1718 एंड 2021। उसके बाद तो कोविड था तो बात ही छोड़ दो, है ना। रीजंस क्या है, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉ रिफॉर्म्स, लेबर लॉ रिफॉर्म्स बहुत स्ट्रिंजेंट है, बहुत स्ट्रिंजेंट है। अभी जैसे मान लो बता दिया कि 15 लेबर से ज़्यादा लेबर अगर आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो सबकी सोशल सिक्योरिटी देखनी है, सबको PF देना है, तो फिर फॉर्म क्या करनी है, 15 से ऊपर हायर ही नहीं करनी, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क पे हायर करनी है ना। तो ये सब लेबर लॉज की कमियां हैं, इनको दूर करना है। तो इस लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉ रिफॉर्म्स, डिफिकल्टी इन लैंड एक्विजिशन, ये हम देख चुके बुलेट प्रोजेक्ट और बुलेट ट्रेन का। लैक ऑफ फॉर्मल क्रेडिट्स फॉर MSME एग्रीकल्चर एटसेट्रा, क्या होता है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, क्योंकि उस पर बैंक का कर्ज नहीं है, उस पर लाला का कर्ज है। लाला का कर्ज बढ़ता है 25%, 33% इंटरेस्ट रेट पे होता है ना, 33, 35, इन सम केसेस 50% इंटरेस्ट रेट। तो फॉर्मल क्रेडिट की अवेलेबिलिटी, ऐसा MSME क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, पढ़ा होगा बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी डिटेल में, है ना। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट स्पेशली लॉजिस्टिक्स, देख ही रहे हो आप,
जो चीज़ें आइडियली ट्रेन से जानी चाहिए वो रोड से जा रही हैं, उससे फिर रोड की क्वालिटी ख़राब हो रही है। जो रोड 40 साल चल सकता था वो 20 साल में टूट जाता है। यही हो रहा है ना। रेल रेल के देखे हो ना आपने, कंटेनर्स ओपन होते हैं, सब रास्ते में उड़ जाता है। देखा होगा ना, ये तो ट्रैवल ट्रेन को देखा होगा ना, लॉजिस्टिक ले जाते हुए। जो चीज़ें आइडियली कवर होके जानी चाहिए वो चीज़ें ओपन होती हैं। रास्ते में ट्रेन रुक गई, लोगों ने निकाल लिया, तो 100-500 किलो तो ऐसे निकल गया, है ना। तो इंडिया में ट्रेन जो फ्रेट ट्रेड है अपना, जो मालगाड़ी जिसको हम बोलते हैं, उसमें कोई गारंटी नहीं है आपका प्रोडक्ट आपको कब मिलेगा, है ना। देखा होगा जंगल में खड़ी रहती है। तो पुअर लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। वेल डेवलप्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, देखते हो कॉपी पेस्ट चल रहा है, कोई भी मटेरियल उठाओ, सारे कोचिंग का एक ही पॉलिटी का नोट्स होता है, विच डिस्करेजेस हाई वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। तो इसकी वजह से क्या होगा, फिर लोग नोट्स नहीं बनाएंगे। सब जब पता है कि सब जगह ऐसे ही होता है, कॉपी पेस्ट ही चल रहा है सब। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वही वही बता रहा हूँ जो कॉपी राइट होते हैं, है ना। तो ये स्ट्रांग है नहीं, सारी कोचिंग का एक ही नोट्स है। तो इससे होगा क्या कि कोई भी बढ़िया नोट्स प्रिपेयर नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है एक दिन तो कॉपी ही हो जाना है ना। तो फिर मेरी तरह हाथ से लिख के देंगे। Lack of well developed IPRs, lack of ease of doing businesses reflect in barriers to entry, lack of single window clearances। ये समझते हैं आप बेटर। अभी भी 17 परमिशन की ज़रूरत होती है, कोई सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है सिंगल विंडो क्लियरेंसेस, लेकिन ऑन ग्राउंड कितना